दोस्तों, चीन ने हाल के कुछ सालों में बहुत तेजी से अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया है और हाल ये है कि आज वो अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। पर ये सब इतना आसान नहीं था। 1950 में चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या थी जो तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन सभी लोग गरीबी में जी रहे थे। बढ़ती पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वो वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए, जहां एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सरकार औरतों पर फाइन लगाती थी। लेकिन आज जब चीन एक सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर है, तो 2015 के एक फैसले में उन्होंने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को बदल दिया। लेकिन ये फैसला चीन की ग्रोथ के कारण नहीं लिया गया है, बल्कि इसके पीछे चीनी सरकार की डेस्परेशन है। चीन के लो बर्थ रेट के कारण उनकी पूरी इकोनॉमी ही शायद अगले 20 सालों में क्रैश करने वाली है और इसी क्राइसिस से बचने के लिए ये फैसला लिया गया है। पर ऐसा क्यों हुआ, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। किसी भी देश की इकोनॉमी के बारे में अनुमान लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से भी बड़ा मानक होता है पॉपुलेशन पिरामिड, यानी वो ग्राफ जिसमें किसी देश के लोगों को उनकी उम्र के हिसाब से बांटा गया होता है। हर देश की इकोनॉमी को चलाने वाले दो मेजर ग्रुप होते हैं। पहला होता है 18 से 45 साल के लोग, जो ज्यादातर पैसा खर्च करते हैं नए कपड़ों से लेकर नई कार्स और अपनी पढ़ाई में। वहीं दूसरा बड़ा ग्रुप होता है 45 से 65 साल के लोगों का, जो सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं और सबसे ज्यादा इनकम टैक्स भरते हैं। इसके साथ साथ ये लोग बहुत ज्यादा सेविंग्स भी करते हैं, जिस वजह से बैंकों में हमेशा पैसा पड़ा रहता है। इनके अलावा पिरामिड में सबसे नीचे बच्चे होते हैं जो सिर्फ पैसा खर्च करते हैं, और इनके ऊपर ऐसे लोग होते हैं जो रिटायरमेंट तक पहुंच जाते हैं। जैसे एक आदमी रिटायर होता है, उसकी इनकम रातों रात जीरो हो जाती है, जिस वजह से वो अब सरकारी पेंशन या अपने बच्चों पर निर्भर हो जाता है। एक अच्छी इकोनॉमी के लिए ये जरूरी है कि हमेशा 18 से 65 साल के बीच के लोग वहाँ ज्यादा रहें, ताकि उनकी इकोनॉमी आगे बढ़ती रहे। और यहीं से चीन की परेशानियां शुरू होती हैं। साल 1978 में चीन की पॉपुलेशन का केवल 58% हिस्सा काम करने योग्य था, लेकिन 2010 आते आते ये नंबर 74 का हो गया और इन्हीं सालों में चीन ने सबसे ज्यादा ग्रो किया। लेकिन अब परेशानी ये है कि अब इस पॉपुलेशन का एक बड़ा तबका एकदम से रिटायर होने जा रहा है और चीन के पास वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण इतने लोग ही नहीं हैं जो उनकी जगह ले पाए। एक अनुमान के मुताबिक 2040 तक चीन की कुल आबादी का केवल 58% हिस्सा ही काम करने योग्य होगा, यानी चीन फिर से अपनी 1978 वाली स्थिति में आ जाएगा। चीन के पास इस समय जर्मनी, इटली, जापान और यूके की कुल सीनियर सिटीजन आबादी से ज्यादा लोग होंगे जो रिटायर हो गए होंगे। इसके साथ ही चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण लोगों ने लड़कों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया था, जिस वजह से भारत की ही तरह चीन में भी लड़कियों को मां के गर्भ में ही मारा जाने लगा। आज हालात ये है कि अगले 10 सालों में चीन में 1/4 लड़कों के पास शादी करने के लिए कोई पार्टनर ही नहीं होगा। चीन में एक समय फर्टिलिटी रेट, या यूं कहें एक औसत महिला के बच्चे को जन्म देने का माप 6.5 था, जो चीनी सरकार के आंकड़ों के हिसाब से गिरकर 1.6 हो गया है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये नंबर और भी कम है। अनुमान है कि आज चीन का फर्टिलिटी रेट 1.18 है, जबकि अगर आप हिसाब लगाने की कोशिश करेंगे तो हर माँ बाप को खुद को रिप्लेस करने के लिए 2 बच्चों की जरूरत होती है। और अगर हम कुछ लोगों की जल्दी मौत को भी संज्ञान में लें तो हमें 0.1 बच्चे की जरूरत होती है, यानी चीन का फर्टिलिटी रेट इस वक्त 2.1 होना चाहिए था, लेकिन वो इसका आधा हो चुका है। चीन की 2020 की जनगणना में ये सामने आया है कि इस वक्त चीन का बर्थ रेट 1961 के बाद सबसे लो रहा है, जिसकी 2 प्राथमिक वजह हैं। लगभग 35 सालों तक चीन में वन चाइल्ड वन पॉलिसी ने वहाँ का कल्चर बदल कर रख दिया है, यानी लोग अब एक से ज्यादा बच्चे करने को नॉर्मल नहीं मानते हैं। इसके अलावा अब क्योंकि वहाँ सीनियर सिटीजन्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है, तो वहाँ के यंग लोगों पर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी भी है, जिस कारण एक से ज्यादा बच्चों का खर्च उठाना उनके लिए भी मुश्किल है। इसलिए अब ऑप्शन होने के बावजूद भी वो लोग एक ही बच्चे से संतुष्ट हैं। कम बर्थ रेट की दूसरी वजह आपको चौंका सकती है, और वो है चीन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे जैसे चीन विकसित होता गया, चीन में महिलाएं ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गयी और अब वो चूज कर सकती हैं कि उन्हें कब शादी करनी है
और कितने बच्चे करने हैं, और इस कारण भी बर्थ रेट में गिरावट आई है। इस इकोनॉमिक बूम में चीन के लोगों का एक बड़ा हिस्सा गांव छोड़कर शहरों में आकर बस गया, जहां बच्चों का पालना महंगा भी है। साथ ही अगर दोनों माँ बाप काम करते हैं तो ये भी उनके बच्चे पैदा करने के फैसले को इम्पैक्ट करता है। इन सब कारणों से जहां चीन की पॉपुलेशन आज 140 करोड़ है, वहीं ये 2029 तक सिर्फ 145 करोड़ तक ही बढ़ेगी, और इसमें भी सीनियर सिटीजन्स की तादाद काफी बढ़ जाएगी। 2 सालों से चल रहे लॉकडाउन ने भी लोगों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को रिस्क में डाल दिया है, जो बर्थ रेट में और गिरावट ला सकता है। ये वही परेशानी है जो आज जापान भी फेस कर रहा है। एक वक्त था जब जापान तेजी से ग्रो कर रहा था और उनका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट 12.5% था, लेकिन 2011 के बाद उनकी पॉपुलेशन ने भी तेजी से घटना शुरू किया। बर्थ रेट कम हो गया, सीनियर सिटीजन पढ़ने लगे और उनका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट 5% पर गिर गया। जापान में आज ज्यादा कामकाजी लोग न होने की वजह से लोग हफ्ते में 80 घंटे तक ओवरटाइम भी करते हैं, और सिर्फ काम के प्रेशर से ही वहाँ हर साल 10,000 से ज्यादा मौतें हो जाती हैं। ऐसा मुमकिन है कि कुछ सालों में आप ये सब चीन में भी होता हुआ देख सकते हैं। वहीं ये भारत के लिए भी एक मौका है चीन को पछाड़ने का, क्योंकि भारत की कुल जनसंख्या का 60% हिस्सा अभी युवा है। साथ ही हमारा बर्थ रेट भी अभी ठीक ठाक है, जो कि चीन ने 1980 के बाद करना शुरू किया। अगर सही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए तो भारत वो आने वाले 20 सालों में कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार का इसमें काफी अहम रोल होगा, वरना अगर आप भी नाइजीरिया को देखें तो वहाँ भी भारत जितने ही लोग युवा हैं, लेकिन वहाँ न इंफ्रास्ट्रक्चर है न ही कोई सरकार का विजन, जिस कारण जनसंख्या इस वक्त भूखी मर रही है और लगातार वहाँ अकाल पड़ता रहता है। चीन पर लौटे तो क्या चीन के लिए इस पूरे दलदल से निकलने का कोई रास्ता है? इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2015 में चीन ने ये पॉलिसी तो खत्म कर दी है, लेकिन अब जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने में कम से कम 20 साल लगेंगे, और इन 20 सालों में काफी कुछ बदल सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन की पूरी तरक्की आखिरी 40 सालों में हुई है, और इसका आधा वक्त चीन अपनी पॉपुलेशन के मैच्योर होने का इंतजार करेगा, तो वो मुसीबत में पड़ सकता है। चीन के लिए एक उम्मीद की किरण ये दिखाई देती है कि वहाँ के युवा पिछली जनरेशन से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिसका ये फायदा है कि वो इकोनॉमी में जल्दी और ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लगेंगे। साथ ही चीन ऑटोमेशन के रास्ते पर भी उतर आया है, जो इंसान को रोबोट्स से रिप्लेस करने के लिए है। अगर चीन को अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखना है तो आने वाले समय में वो दूसरे देशों से आए इमिग्रेंट्स का भी सहारा ले सकता है, लेकिन अगर वो अपनी वर्किंग कंडीशंस अच्छी कर ले तो, क्योंकि चीन में वर्किंग कंडीशंस काफी खराब हैं, जिस वजह से लोग वहां पर नहीं आना चाहते। चीन का एक और मास्टर प्लान भी हमें दिख रहा है, जिसमें वो अफ्रीका के देशों में जाकर नए प्रोजेक्ट्स खोल रहा है, और साथ ही यहाँ से भी चीन अपने लिए वर्कर्स की काफी बड़ी तादाद इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन ये वर्कर्स ज्यादातर छोटे मोटे काम के लिए होंगे। मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए चीन को अब अपनी जनसंख्या को तैयार करना होगा, जिसमें शिक्षा का भी एक अहम रोल होगा। हर बढ़ते साल के साथ चीन के ऊपर ये प्रेशर बढ़ता रहेगा कि वो अपने यहाँ से बाहर जा रहे लोगों को दूसरे देशों में काम करने से रोके और उन्हें इस तरह का एनवायरनमेंट दे कि वो देश छोड़कर ना जाए। आपको क्या लगता है, क्या चीन इस संकट से उभर पाएगा, और क्या चीन वापस से बाउंस बैक करने से पहले भारत चीन की जगह एक इकोनॉमिक पावर हाउस की तरह उभर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।